कहानी की शुरुआत में हमें योशी नाम का एक लड़का दिखाया जाता है और ये एक अलग लाइफ जीना चाहता है और इसे बचपन से घूमने फिरने का काफी शौक है और इसीलिए वो अपने शौक को पूरा करने के लिए कोलंबिया जा रहा है और जहां उसे अमेज़न के जंगलों को एक्सप्लोर करना है। और कुछ टाइम सफर करने के बाद योशी अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है और ये एक कोलंबिया का गांव होता है और योशी अपनी मंजिल पर जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है। और अब ये लोग जंगल के लिए निकल जाते हैं और यहाँ पर योशी की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम मार्क्स होता है और मार्क्स एक टीचर था। और अब इन्हें जंगल में रात हो जाती है और वो लोग वहीं अपना कैंप लगाते हैं। और अब अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मार्क्स योशी को अपने एक और दोस्त से मिलाता है जिसका नाम केविन होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि केविन एक हैकर और एक फोटोग्राफर होता है और इन तीनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। और योशी को यहाँ पर एक लड़की भी मिलती है और ये दोनों साथ में काफी समय बिताते हैं और फाइनली इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और अगली सुबह योशी गांव में घूम रहा होता है तभी उसे पीछे से आवाज आती है कि क्या तुम अमेरिकन हो। और योशी उसे कहता है कि नहीं, दरअसल इस आदमी का नाम कार्ल होता है और इसे जंगल के बारे में सारी जानकारी होती है। और वो योशी को बताता है कि अगर तुम्हें जंगल का पूरा अनुभव लेना है तो तुम्हें जंगल के बिल्कुल बीचों बीच में जाना होगा। और इसके बाद योशी ये सारी बातें अपने दोस्त केविन और मार्क्स को बताता है और उन्हें भी अपने साथ जंगल में चलने के लिए बोलता है। और अब पहले तो वो मना करते हैं और बाद में वो भी साथ जाने के लिए मान जाते हैं। और इसके बाद ये जंगल के अंदर जाने की प्लानिंग करने लगते हैं। कार्ल मैप में उन्हें इंडियन आदिवासी लोगों की लोकेशन बताता है और वो उनसे कहता है कि हमें पहाड़ियों के बीच में जाना होगा। और अगली सुबह ये एक प्लेन हायर करते हैं और बिल्कुल जंगल के बीचों बीच जाकर उतर जाते हैं। और अब रात हो जाती है और वो जंगल में ही अपना कैंप लगाकर आराम करने लगते हैं। दरअसल मार्क्स इनमें सबसे डरपोक होता है और रात को उसे एक कीड़ा भी काट लेता है और जिससे वो ऐसे डर रहा होता है कि उस पर बहुत बड़े जानवर ने हमला कर दिया हो। और अब अगले दिन ये लोग अपने आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं और यहाँ पर अब बहुत तेज बारिश भी होने लगती है। और थोड़ा आगे चलने के बाद इन्हें एक नया कबीला दिखता है और जिसे देखकर ये लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है इस कबीले में जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब कार्ल को जानते होते हैं। और यहाँ पर ये सभी लोग उन गांव वालों के साथ काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और अगली सुबह अपना सफर फिर से शुरू करते हैं। और आगे चलते हुए इन्हें नदी में एक सोने का टुकड़ा मिलता है और उसके बारे में कार्ल ने उन्हें पहले ही बता दिया था। लेकिन पहले इन लोगों को कार्ल की बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे इन लोगों को कार्ल पर विश्वास होने लगता है। और इसके बाद ये लोग फिर से अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं उन इंडियन आदिवासी लोगों को ढूंढने के लिए जिनको आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। और अब फिर से इन लोगों को चलते चलते रात हो जाती है और यहाँ पर कार्ल एक बंदर को मारकर सबके लिए खाने का बंदोबस्त करता है। और रात को यहाँ पर आराम करने के बाद अगली सुबह ये अपना सफर फिर से शुरू करते हैं। और जहाँ पर हम देखते हैं कि मार्क्स की अब हिम्मत टूटने लगी है क्योंकि अब चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ने लगे हैं और उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और अब मार्क्स की वजह से इन सभी लोगों को जंगल में रुकना पड़ता है। और अगली सुबह में दिखाया जाता है कि मार्क्स की हालत अब और भी ज्यादा खराब हो गई है। अब यहाँ पर कार्ल उन लोगों से कहता है कि कबीला पहुँचने में अभी हमें 3 से 4 दिन लग सकते हैं और साथ ही में मार्क्स अब चल भी नहीं सकता। लेकिन तभी जोशी उनसे कहता है कि कोई बात नहीं, हम मार्क्स को उठाकर ले जाएंगे। लेकिन कार्ल सबको वापस चलने के लिए कहता है मगर योशी तो काफी दूर से आया होता है इसीलिए वो हार नहीं मानता। अब यहाँ पर केविन एक बीच का रास्ता निकालता है। वो कहता है कि हम पानी के रास्ते आगे बढ़ेंगे जिस पर मार्क्स को भी चलना नहीं पड़ेगा। और तभी कार्ल उससे कहता है ये इतना आसान नहीं है, नदी के रास्ते बहुत ज्यादा खतरा है और वहाँ पर हमारी जान भी जा सकती है। लेकिन फिर भी ये तीनों लोग किसी तरह से कार्ल को मना लेते हैं और ये एक नाव बनाने लगते हैं। और तभी कार्ल सभी लोगों से कहता है कि सब लोग मुझे ही फॉलो करेंगे और जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही करना पड़ेगा। अब ये सभी लोग अपनी बनाई हुई उस नाव से वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन पानी के रास्ते जाना इतना आसान नहीं था। आगे उनके सामने एक बहुत बड़ी चट्टान आ जाती है और इस नदी का बहाव इतना ज्यादा तेज होता है कि ये सभी उस नदी में बहने लगते हैं। अब केविन सबसे कहता है कि हमें नदी के बहाव के साथ चलना चाहिए, लेकिन कार्ल उसकी बात को नहीं मानता और जिस वजह से इन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। लेकिन योशी अपने लोगों को रोक लेता है और नाव को किनारे लगाता है। और तभी कार्ल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उनसे कहता है कि तुम लोगों ने मेरी बात क्यों नहीं मानी। अब कार्ल उन लोगों से कहता है कि आज रात हम यहीं रुकेंगे और कल अपना आगे का सफर तय करेंगे। और अब केविन योशी के पास आता है और वो कहता है कि शायद कार्ल को तैरना नहीं आता और शायद इसीलिए वो पानी से इतना ज्यादा डरता है। और सचमुच कार्ल को तैरना नहीं आता और इसीलिए वो नदी के रास्ते नहीं जाना चाहता था। अब किसी तरह से यहाँ पर रात गुजारने के बाद और अगली सुबह सब यहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन कार्ल यहाँ अपना इरादा बदल लेता है और वो उन लोगों को पैदल ही अपने साथ चलने के लिए कहता है। और अब ये सब सुनकर उन लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और उसके बाद ये सब डिसाइड करते हैं कि 2 लोग पैदल जाएंगे और 2 लोग नाव लेकर जाएंगे। और जिसके बाद मार्क्स कार्ल के साथ अपनी मंजिल पर निकल जाता है
और केविन और योशी भी अपनी नाव पर निकल जाते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि नाव का कंट्रोल अब इन दोनों के पास था और ये लोग अपना आगे का सफर शुरू करते हैं। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं होता और इसके बाद में दिखाया जाता है कि योशी अपनी नाव पर आराम से लेटा हुआ था कि तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ी लहर आती है और इनकी नाव को पलट देती है और जिससे वह एक पत्थर से जाकर टकराते हैं और यहाँ पर ये दोनों फंस जाते हैं। और इसके बाद योशी केविन से कहता है कि अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें किनारे पर जाना होगा और जब मैं किनारे पर पहुंच जाऊंगा तो तुम अपनी रस्सी मेरे पास फेंकना ताकि मैं तुम्हें भी किनारे तक खींच सकूं। और योशी केविन से कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और तुम तो पानी में तैर सकते हो। दरअसल योशी यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है लेकिन केविन उसे सहारा देता है और उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं किनारे पर जाकर तुम्हारी भी जान बचा लूंगा। और अब केविन जैसे तैसे किनारे पर पहुंच जाता है और वो योशी को भी रस्सी फेंकने के लिए कहता है कि तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी लहर आती है और वो योशी को अपने साथ ही बहाकर ले जाती है। और अब केविन योशी को बहता हुआ देख रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता। और अब दिखाया जाता है योशी किसी तरह से एक पत्थर को पकड़ लेता है और बड़ी मुश्किल से नदी से बाहर आता है और वो केविन को आवाज लगाता है और उसे ढूंढने की काफी कोशिश करता है। दरअसल अब योशी नदी में बहकर बहुत ज्यादा आगे आ गया था और अब केविन भी उससे बहुत दूर था और अब योशी इस घने जंगल में अकेला फंस गया होता है। और इसके बाद यहाँ पर बहुत जोर से बारिश होना शुरू हो जाती है और अब योशी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता और ना रहने के लिए कैंप होता है। और तभी अचानक उसे नदी में अपना बैग दिखता है और योशी भी नदी के किनारे कूदकर उस बैग को पकड़ लेता है और उस बैग में एक छोटी सी बाइबल होती है और कुछ दवाइयाँ होती है और उस दवाई को खाने से योशी के अंदर थोड़ी सी एनर्जी आती है। और इसके बाद वो फिर से केविन को ढूंढना शुरू करता है और वो केविन को आवाजें लगाना शुरू करता है लेकिन केविन उसे कहीं भी नहीं दिखता। और इस बात से निराश होकर योशी नदी के किनारे बैठ जाता है लेकिन योशी ऐसे हार मानने वाला नहीं था। वो अपना बैग खोलता है और उसमें से एक कागज निकालता है और उस पर नदी का नक्शा बनाना शुरू करता है और वो नदी के रास्ते आगे बढ़ने का डिसाइड करता है। और चलते चलते उसे काफी ज्यादा भूख भी लग जाती है लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। और इसके बाद यहाँ पर रात हो जाती है और योशी सो रहा होता है और तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और वो सोचता है कि शायद केविन है, पर जब वो उठकर देखता है तो उसे मार्क्स दिखाई देता है और उसे देखकर योशी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और जैसे योशी टॉर्च जलाकर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। दरअसल अब योशी को हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाते हैं और वो फिर से निराश होकर सो जाता है। और अगली सुबह जब वो सोकर उठता है तो उसके सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और जब वो अपने सर को छू कर देखता है और जब योशी अपने सर में हाथ लगा कर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके सर में कोई कीड़ा घुस गया है। और अब योशी एक चाकू की मदद से अपनी स्किन को काटकर उस कीड़े को बाहर निकालता है। और अब यहाँ पर योशी को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता और अब वो यहाँ से अपना आगे का सफर शुरू करता है। और कुछ दूर चलने के बाद उसे कुछ चिड़ियों के अंडे मिलते हैं और जब वो उस अंडे को खाने के लिए फोड़ता है तो उसके अंदर एक चिड़िया का बच्चा होता है। लेकिन यहाँ पर योशी को इतनी ज्यादा भूख लगी हुई होती है कि वो उस बच्चे को जिंदा ही खा जाता है। और इसके बाद वो फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देता है और कुछ देर बाद उसे कुछ लोगों का सामान मिलता है। और अब योशी यहाँ पर कुछ देर आराम करने का सोचता है और उसके बाद वो अपने जूते निकाल कर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके पैर काफी ज्यादा जख्मी हो गए हैं। और जिसे देखकर योशी की हिम्मत टूट जाती है और उसे एहसास होता है कि जब मार्क्स का पैर जख्मी था तो उसे कैसा फील हो रहा था। और अब योशी उसे मन में ही सॉरी बोलने लगता है। और अगली सुबह वो फिर से अपना आगे का सफर शुरू करता है और कुछ दूर चलने के बाद उसे किसी के पैरों के निशान दिखते हैं और उसे लगता है कि ये निशान शायद केविन के हैं और वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और थोड़ा और आगे चलने के बाद उसे कुछ अंडों के छिलके दिखाई देते हैं जिसे उसने ही खाया होता है और उसे समझ में आ जाता है कि वो घूम फिरकर वापस उसी जगह पर आ चुका है और जिससे वो और भी ज्यादा निराश हो जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि केविन नदी किनारे गांव वालों को पड़ा हुआ मिलता है और इसके बाद गांव वाले उसे उठाकर अपने गांव में ले जाते हैं। और इसके बाद केविन ठीक हो जाता है और वो पुलिस स्टेशन जाता है और वो उन्हें बताता है कि मेरा दोस्त अभी भी जंगल में फंसा हुआ है और हमें उसे ढूंढना होगा। और जिसके बाद वो ऑफिसर उसकी बात मान जाता है और एक प्लेन की मदद से योशी को ढूंढना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ योशी को भी प्लेन की आवाज आ रही होती है और वो एक लाल कपड़ा आसमान में लहराने लगता है लेकिन वो लोग उसे नहीं देख पाते, इसलिए वो लोग यहाँ से खाली हाथ ही लौट जाते हैं। लेकिन केविन यहाँ पर हार नहीं मानता और एक बोट के ड्राइवर को जंगल में चलने के लिए कहता है। और वो ड्राइवर केविन से कहता है कि तुम्हारे दोस्त को खोए हुए 3 हफ्ते हो गए हैं, शायद तुम्हारा दोस्त अब मर चुका होगा और अब उसे ढूंढना काफी मुश्किल है। लेकिन केविन को कहीं ना कहीं भरोसा होता है कि
कि उसका दोस्त जिंदा है और इसके बाद वो नदी के रास्ते जंगल की ओर निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें योशी को दिखाया जाता है जो जंगल में पड़ा हुआ है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है कि तभी योशी को एक आदिवासी लड़की दिखाई देती है, लेकिन वो लड़की योशी को देखकर डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। और योशी उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसे कुछ नहीं करेगा और वो उसे बताता कि मैं रास्ता भूल चुका हूँ और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। दरअसल हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो लड़की भी रास्ता भटक चुकी थी और उसके पास भी ना कुछ खाने के लिए होता है और ना रहने के लिए जगह होती है। और यहाँ पर योशी को नहीं पता कि उसे इंग्लिश आती भी है या नहीं, लेकिन फिर भी योशी उसके साथ बातें करता रहता है क्योंकि योशी काफी दिनों के बाद किसी के साथ बात कर रहा था और जब उस लड़की के साथ उसकी बात नहीं होती तो वो वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। और इसके बाद रात होने पर वो दोनों सो जाते हैं और सुबह होने के बाद हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ से गायब थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़की यहाँ पर कभी थी नहीं, वो सिर्फ योशी की हेल्यूसिनेशन थी। और अब धीरे धीरे योशी भूख और प्यास के कारण अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है और पागलों जैसी हरकतें करने लगता है और वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। और तभी उसका पैर एक दलदल में फंस जाता है और इसके बाद वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और तभी उसे एक बात याद आती है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है और जिससे उसे काफी हिम्मत मिलती है। और अब योशी जैसे तैसे करके उस दलदल से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसकी समस्या यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। उसके शरीर पर कीचड़ होता है जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर पर चींटियां फैल जाती है और जब वो उसे काटती है तो वो दर्द से कांप उठता है। और उसी दौरान उसे अपनी पूरी जिंदगी फ्लैशबैक में दिखने लगती है और वो वापस से नदी के किनारे पहुंच जाता है। अब थोड़ी देर बाद उसे कुछ राहत मिलती है और वो फिर से नदी के किनारे पहुंच जाता है और वहाँ पर वो एक कछुए से बातें करने लगता है। लेकिन अब योशी की सारी हिम्मत टूट चुकी थी और वो सोचते सोचते वहीं सो जाता है। और अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि केविन योशी को ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर आ जाता है और केविन चारों तरफ योशी को ढूंढने लगता है, लेकिन योशी उसे कहीं भी नहीं दिखता। और अब केविन को भी ये लगने लगा था कि शायद उसका दोस्त अब मर चुका है और केविन यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं योशी को केविन की आवाजें आने लगती है और वो उठ जाता है और हमें पता चलता है कि योशी एक गड्ढे के अंदर सोया हुआ था जिसकी वजह से केविन उसे नहीं देख पाया था। और जब योशी गड्ढे से बाहर आकर देखता है तो उसे केविन वापस जाता हुआ दिखाई दे रहा था। पर अब योशी के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो उठकर केविन को आवाज लगा सके। और आखिर में योशी हिम्मत से खड़ा होता है और धीरे से केविन को आवाज लगाता है और वो आवाज केविन सुन लेता है और दौड़कर योशी के पास आ जाता है और उसे गले लगा लेता है। और उसके बाद केविन उसे गांव में लेकर आता है और जहां पर गांव वाले योशी को देखकर हैरान हो जाते हैं कि अब तक वो इतने बड़े जंगल में जिंदा कैसे बच पाया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि योशी केविन से शुक्रिया कहता है और केविन भी उसे शुक्रिया कहता है। और जिसके बाद सभी लोग योशी को बचाए रखने के लिए ईश्वर का धन्यवाद दे रहे होते हैं। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए क्योंकि वक्त हमेशा एक समान नहीं रहता। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।